जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और साथ ही हम लोग कल शुरू कर चुके थे हिंदी साहित्य को, जिसकी क्लास 1 हम पढ़ चुके हैं। एक बार प्लीज थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि आपको पिछली चीजें, जो साथी पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरे द्वारा हिंदी साहित्य को पहले पढ़ा हुआ है, प्लीज आप अपने पिछले नोट्स को खोलकर बैठिए। और जब मैं जिन चीज़ों को बोल रहा हूं तो उनको बहुत ध्यान से एक बार उधर देखना है और एक बार मेरी बात को सुनने के बाद देखना है। ठीक है। दूसरा, जो साथी नए हैं और हिंदी साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको साथी हर रोज रिवीजन करके आना होगा। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि तभी आप हिंदी साहित्य पर एक पकड़ बना पाए। ठीक है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था साथी कि कैसे हम लोगों ने बात की थी कि वैदिक संस्कृत से हम लोगों ने किसका, वैदिक संस्कृत से जन्मी है भाई साहब आपका हिंदी। ये हमने क्रम जाना था सारा। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत आपका, अपभ्रंश से अपभट्ट होते हुए अभट्ट के बाद में फिर हिंदी का जन्म। ये हम जान चुके थे। आज हम बात करते हैं आपका अपभ्रंश से हिंदी की यात्रा, या अपभ्रंश से हिंदी की यात्रा कैसे तय हुई। याद है ना अपभ्रंश। अपभ्रंश मुझे बताइए जरा साथी, कौन सी, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। हमने, आप बताइए कि जब मैंने आपसे बात की मध्यकालीन आर्य भाषा की, आप कल के नोट्स देख सकते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में जो तीसरा वर्गीकरण था, वो साथी किसका था तीसरा वर्गीकरण? वो था जी हमारा किसका, अपभ्रंश का। जिसमें मैंने आपको 8 स्वर बताए और यूपीएसआई में पूछा गया अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो ये अपभ्रंश की जब साथी हम बात करते हैं आप लोगों से, अपभ्रंश कितने होते हैं? अपभ्रंश प्रमुख रूप से आपका पहला होता है सौरसैनी अपभ्रंश। नोट्स बनाएंगे फिर मैं बताऊंगा आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश के बाद में आता है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी, जिसमें आपका महावीर स्वामी ने अपने शुरुआती उपदेश दिए थे। अर्धमागधी। ठीक है। और अर्धमागधी के बाद में साथी आपका आता है मागधी, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश तीसरा वर्गीकरण है इसका। चौथा साथी आपका आता है पैसाची। पैसाची, जिसको हम टक बोलते हैं। पैसाची अर्थात टक अपभ्रंश। और आपका टक के बाद में आपका पांचवा अपभ्रंश आता है साथी, कौन सा? पांचवा आता है ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश। और छठवा पुराने साथी बताएंगे कौन सा अपभ्रंश होगा। छठा होता है जिससे आपका मराठी भाषा जन्मी है, यानी कि हम अगर बात करें आपका महाराष्ट्री अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश। आप ऊपर चले भाई साहब। अपभ्रंश। ठीक है। तो हमने एक बात देखी थी, अपभ्रंश से होकर के हिंदी की यात्रा निकली थी। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश आए, जिन्होंने हिंदी भाषा को जन्म दिया। और उन अपभ्रंश के नाम कौन कौन से हैं साथी? सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर आपका मागधी अपभ्रंश, फिर हम देखेंगे आपका ब्राचड़, जिसको हम टक, सॉरी, पैसाची अर्थात जिसको हम टक्क कहते हैं। फिर हमारा ब्राचड़ अपभ्रंश आता है। और फिर साथ ही हमारा आता है महाराष्ट्री। ओके, यहाँ देखेंगे। तो सौरसैनी अपभ्रंश की यदि हम बात करते हैं, इससे कौन सी भाषा निकली है? सौरसैनी से आपका, जैसे उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, उत्तर भारत में हम बात करें जैसे मुख्यतः राजस्थानी भाषा, बस हिंट के लिए याद रखना, ना भी नोट्स बनाए इसके तो कोई दिक्कत नहीं। गुजराती भाषा हो गई, गुजराती, क्या बोलेंगे, गुजराती। ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं साथी,
ये भाषाएं अगर मैं बात करूं आपसे, ये किसके अंतर्गत आती हैं, इनको हम रखेंगे आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब आप नोट्स बना सकते। कौन सी हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी। तो मैं आपसे बोलूं, पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, किससे पैदा हुई है? यानी कि आपका जो गुजराती भाषा है, पहाड़ी की बात हम कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की भाषा, राजस्थानी भाषा की हम बात कर सकते हैं साथी। ये कहां से जन्मी है? आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश की यदि हम बात करते हैं, इससे पूर्वी हिंदी। और पूर्वी और पश्चिमी हिंदी को आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान के रखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको सबसे ज्यादा प्रश्न यहां दोनों से मिलेंगे। पूछेगा पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसैनी से। और अर्धमागधी से किसका? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? आपका अवधी। मुझे बताइए साथी, अवधी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी हो गई। बघेली हम कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में, रीवा जिले में बोली जाती है। और आपका छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी। ठीक है। मागधी, मगध का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आपका उत्तर प्रदेश, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था। तो उसी से जन्म हुआ आपका मागधी का। और मागधी से जन्म हुआ साथी किसका? बिहारी का। बिहारी, बिहारी हिंदी। और बिहारी में कौन कौन सी आएंगी? आपका एक तो भोजपुरी, सारे साथी जानते होंगे। भोजपुरी का प्रभाव कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, इवन आपका छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक प्रहार है। मगही, मगही कहाँ की है? बिहार की है। मैथिली किस क्षेत्र में? बिहार क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में। पैसाची अपभ्रंश से जो जन्म हुआ है साथी, वो हुआ है आपका किसका? पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा की लिपि जानते हैं ना? बताइए कौन सी लिपि होती है? ब्राचड़। ब्राचड़ से जन्म हुआ है सिंधी का, सिंधी भाषा का। और साथ ही महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसका? मराठी भाषा का, मराठी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए एक बार मेरी बात को इमेजिन करिए इसको। मैंने आपको बताया अपभ्रंशों के विकृत रूप। अपभ्रंश से जन्म हुआ किसका? हिंदी का। और पहला अपभ्रंश कौन सा है? हमारा पश्चिमी हिंदी। यानी पश्चिमी हिंदी जो है हमारा, वह किस अपभ्रंश का हिस्सा है? सौरसैनी अपभ्रंश का। पश्चिमी से मतलब आपका राजस्थान, गुजरात और आपका हिमाचल वाला क्षेत्र हो गया। वहीं पर उसका पड़ोसी पैसाची कहाँ से? पंजाब से। पैसे पैसाची, पैसे पंजाबी। आधे मागधी, अर्ध मागधी, आधे मगध, यानी मगध के आधे, आधे का मतलब बीच, बीच भाग में। अवध यानी अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया आपका। जैसे आपका अगर बात करूं बघेली, ये एमपी आपका मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन प्रयागराज में भी इसका प्रभाव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ी हो गई। मागधी से क्या? बिहारी भाषा है। कोई दिक्कत इस बात में? बहुत सारे साथियों ने लिखा जी पंजाबी की अपनी लिपि गुरुमुखी है। बहुत शानदार, वेरी गुड। इस बात का अगर तुमको ज्ञान है तो अच्छी बात है। हर भाषा का लिखने का एक तरीका होता है साथी, और उसकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। क्या बोलोगे? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार से पंजाबी की गुरुमुखी है। उर्दू की कौन सी होती है? आपका अरबी फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात मैं बताए साथी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? तो यहां से बनने वाला प्रश्न आपका साहित्य का पहला प्रश्न होगा, जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। वो किसी से भी पूछा जा सकता है। पूछ लेगा बघेली किस हिंदी का भाग है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या फिर आपका सिंधी का? तो आप कहेंगे पूर्वी हिंदी। लेकिन पूछ ले बघेली किस अपभ्रंश का हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे? अर्धमागधी। साथी कभी गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी अगली बात को अपनी को। अब आता है हिंदी भाषा में जो ये आपके सामने लिखी हुई है, इसी से बोली भी हम कहते हैं। बोली क्या बोलेंगे? हम लिख सकते हैं सारे अपभ्रंश को ही क्रम से। जैसे आपका हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी, यहां पर एक शब्द आया था पश्चिमी हिंदी, इसको समझते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। अब आपको बताना है मुझे कि ये किस अपभ्रंश में आता है, पश्चिमी हिंदी। तो यहां पर मित्र हमको एक बात समझनी होगी
पश्चिमी हिंदी क्या बोलेंगे? इसमें कौन कौन सी आएंगी आपका? पश्चिमी हिंदी किसको बोलते हैं हम? खड़ी बोली को, खड़ी बोली। और आपका ब्रज भाषा। सोचना ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती होगी, सोचने का प्रयास करना। ब्रज भाषा, बांगरू, बांगरू, बांगरू। और बांगरू के बाद में साथी आपका बुंदेली, बुंदेली। और साथ ही आपका कन्नौजी। अच्छा ये बताइए लगभग किस प्रदेश की ओर इशारा कर रही हैं? किस प्रदेश की तरफ ये इशारा करती है? पश्चिमी हिंदी की अगर हमने बात की, शौरसैनी अपभ्रंश, तो पश्चिमी हिंदी में मैं जो ये लिख रहा हूं, हिंदी तो भैया मुझे समझ में आता है कि भाषा है। ये क्या लिख दिया मैंने? ये 5 मैंने लिखी हैं साथी बोली। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की बोलियों को जो वर्गीकृत किया जाता है, तो 18 बोलियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितनी बोली? आपसे कुल बोली की संख्या पूछेगा तो क्या कहेंगे? 18। बोले सारे साथी, कुल बोली कितनी कहेंगे? 18। 18 बोलियों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आप कहेंगे भैया खड़ी बोली। खड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? खड़ी बोली। अगर मैं खड़ी बोली की बात करूं तो आप कहेंगे खड़ी बोली का मतलब होता है भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोली। हिंदुस्तानी बोली। कौरवों के समय से प्रचलित कौरवी, इसको हम कहते हैं कौरवी। कौरवी। आप लोग क्षेत्र बताने का प्रयास करेंगे कि कहां पर बोली जाती होगी खड़ी बोली। हिंदुस्तानी होगी, कौरवी बोलते, इसी को हम क्या बोलेंगे? सरहिंदी। सरहिंदी। सरहिंदी भी कहते हैं। सरहिंदी भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र होगा साथी वो होगा आपका एनसीआर। एनसीआर समझते होंगे? जो हमारी राजधानी है दिल्ली साथी, क्या बोलेंगे? जो हमारी राजधानी है साथी दिल्ली, आप क्या बोलोगे? जो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं एनसीआर, जिसमें राजस्थान के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ जिले शामिल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो जैसे हम बात करें आपका इधर मेरठ, जो साथी होंगे हमारे वेस्ट यूपी से, बिजनौर। अगर हम बात करें आपसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही फिर हरियाणा की बात करें हम, पानीपत, सोनीपत। तो यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीआर, उसके आसपास के और भी क्षेत्र में, वेस्ट यूपी हम बिल्कुल जाएंगे तो एकदम खड़ी बोली मिलेगी। तो क्या बोलेंगे? इसको हम कह सकते हैं आपका कि ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ब्रजभाषा साथी बताइए, जिसको हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्र क्या होगा? इसको याद रख लेना। इसको साथी अंतर्वेदी भी कहते हैं। किस बोली को अंतर्वेदी भी कहते हैं? अंतर्वेदी भी कहते हैं। और साथी क्षेत्र क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग? मथुरा, एटा और उसके आसपास के जिले। मथुरा, एटा, अलीगढ़ बोल सकते हैं। बांगरू की अगर हम बात करते हैं साथी, बांगरू कहां पर बोली जाएगी? ये हरियाणा वाले क्षेत्र में। इसी को हम बोलते हैं हरियाणवी। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। हरियाणवी भी कहते हैं। और क्षेत्र कौन सा होगा? हरियाणा। हरियाणा की साथी बात करें आपसे, कौन सा क्षेत्र हरियाणा का? कौन सा क्षेत्र होगा? तो हम कहेंगे रोहतक। रोहतक आपका, रोहतक के साथ में साथी और कौन हो सकता है? आपका हिसार। ठीक है। सोनीपत से आगे, यानी जब चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे। ठीक है। सोनीपत ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ जींद लिख सकते हैं, जींद क्षेत्र। जींद क्षेत्र हो सकता है आपका, जींद। बुंदेली की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चलता, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्षेत्र तो लिख दें भैया, कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा इसका? बोले झांसी के आसपास के जिले।
झांसी के आसपास के जिले, आसपास के जिले, हमीरपुर हो सकता है, जालौन हो सकता है। ठीक है। और कन्नौजी कहाँ पर बोली जाएगी भैया? कन्नौज में बोली जाएगी, कान्याकुब्ज में, जिसका पुराना नाम क्या था कन्नौज का? कान्याकुब्ज। कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो ये तो हम समझे कि पश्चिमी हिंदी में ये बोली आती हैं जिनका ये क्षेत्र है, तो बात ठीक है। लेकिन भैया बोली से मतलब क्या है? देखो भाई, भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूं तो लगभग कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में आप क्या कहेंगे साथी? आप कहेंगे मुख्यतः हिंदी। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक, विस्तृत, बड़ा होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? भाषा के मुकाबले छोटा होता है। भाषा के मुकाबले क्या होगा आपका? छोटा होगा। जैसे हम एक शब्द आप इतिहास में पढ़ते होंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। अब देसी भाषा से मतलब होता है हमारे यहाँ की बोलियां। अन्य अन्य बोलियों में, अन्य अन्य भाषाओं में अखबार छपे, तो क्या बोलेंगे? भाषा का क्षेत्र जो है वह तो बड़ा है, विस्तृत है। और बोली का जो क्षेत्र है साथी वह क्या होता है? सीमित होता है, छोटा होता है। सर ये बोल के दिखाओ सारी। भैया मैं कैसे बोल सकता हूँ सारी? हम आप अपने यहाँ का बोल सकते हैं सिर्फ, हम अपने यहाँ का बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोली कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत संख्या बताएंगे सारे साथी कि कितनी बोली आती हैं। कह रहे जी बोल के दिखाओ ये सारी। भाई साहब मैं नहीं बोल पाऊंगा। खड़ी बोली को हम बोल सकते हैं, एकदम से खड़ी, टक्कर लगे जिससे, बोलेंगे। वेरी गुड। ठीक है आकाश प्रजापति जी, ये इनकी इसकी जो क्वेरी है इनकी, इसका फोटो ले लो, जरूर सॉल्व करेंगे भाई। याद दिला देना, मेरे नंबर पे भेज ना। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद में बात करते हैं साथी आपका पूर्वी हिंदी। मुझे बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में थी? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में थी? आप कहेंगे भैया पूर्वी जो हिंदी है उसका अपभ्रंश था कौन सा? अर्धमागधी। इसमें साथी तीन बोली आती है हमारा, एक तो अवधि, अवधि, अवधि यानी कि आपका अयोध्या क्षेत्र और अयोध्या के आसपास के जिले, अयोध्या के आसपास के जिले। ठीक है, अवधि हो गया। बघेली, बघेली अभी मैंने बोला मध्य प्रदेश, यूपी तक भी प्रभाव है। मध्य प्रदेश का सतना जिला है। रीवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। होशंगाबाद है, होशंगाबाद इसके लिए जाने जाते हैं आपका बघेली के लिए, बघेली। और तीसरी बोली साथी इसमें आती है आपका छत्तीसगढ़ी, जो कहां पर बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी किसका हो गया? अर्धमागधी अपभ्रंश का। ऐसे ही मैंने एक बोला राजस्थानी, राजस्थानी साथी किसके अंतर्गत हमने बात की थी? तौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भैया हमने बात की थी, राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, गुजराती की। तो राजस्थानी में जो बोली आती है उसमें एक तो जयपुरी आती है, जयपुरी, जयपुर क्षेत्र में बोली जाएगी। एक मेवाती जो हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। एक है मालवी जिसका मध्य प्रदेश तक प्रभाव है। और एक है आपका मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी मीन्स जोधपुर बीकानेर। जोधपुर बीकानेर। ठीक है। मालवी कहां पर है? राजस्थान से लेकर
राजस्थान से लेकर साथी मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव है, मध्य प्रदेश तक। मेवात क्षेत्र बात करते हैं साथी आपका हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर ये इसका क्षेत्र है। जयपुरी आप जानते ही हैं, जयपुर क्षेत्र में, जयपुर के आसपास के जिले, जयपुर और जयपुर के आसपास से मतलब वहां पर तो है ही, उसके साथ ही जो नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पड़ोसी हैं। राजस्थानी में कितनी हुई साथी आपका बोले? राजस्थानी में हम कहेंगे भैया 4 हुई। तो अब तक बोली कितने पढ़ ली हमने? पश्चिमी हिंदी में कितनी? 5 बोली, पूर्वी हिंदी में 3 बोली, और साथ ही राजस्थानी में कितनी बोली? 4 बोली। फिर आते हैं हम पहाड़ी। मुझे बताइए पहाड़ी को हमने किस में रखा था आपका? तो आप कहेंगे पहाड़ी भैया हमने रखा था आपका सौरसैनी अपभ्रंश में। इसमें भी साथी कितनी आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली दून क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली कहां पर? दून क्षेत्र। दून क्षेत्र कौन सा आपका? उत्तराखंड का, उत्तराखंड। कुमाऊनी नैनीताल अल्मोड़ा जिले में। कुमाऊनी कहां पर बोली जाती है? नैनीताल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नैनीताल और आपका अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड। एक होती है साथी आपकी पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी क्या है? एक बोली है, और ये कहां पर बोली जाती है? कुल्लू मनाली क्षेत्र में। क्या बोलोगे? कुल्लू मनाली क्षेत्र जो है आपका बड़ा प्रसिद्ध है। कुल्लू और मनाली यहां पर क्या बोली जाती है? पहाड़ी बोली जाती है। तो ये 3 क्या है? बोली है, ये उनका क्षेत्र हो गया। पहाड़ी के बाद में साथी आता है हमारा बिहारी। बिहारी को मैंने किस अपभ्रंश में आपको बताया था साथी? तो आप कहेंगे बिहारी को हमने भैया जाना था आपका मागधी अपभ्रंश में। कौन सा अपभ्रंश था? मागधी। इसमें कौन कौन सी आती हैं? 3 आपका। एक तो मगही, मगही, मगही बोली कहां पर बोली जाती है? पटना के आसपास के जिले, पटना के आसपास, यानी पटना में और पटना के आसपास के जिलों में भी। मगही के बाद में भोजपुरी, भोजपुरी का बड़ा क्षेत्र है। भोजपुरी की अगर हम बात करें आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से लेकर के जौनपुर, मिर्जापुर, हम मिर्जापुर का कंट्रोल लेने आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार, ये मुख्यतः क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार भोजपुरी का। ठीक है। मैथिली, मैथिली किसका हिस्सा है साथी? बिहारी का, मागधी का। तो कहां पर? मुंगेर के आसपास के जिले, मुंगेर के आसपास इसको बोला जाता है। किसके पास? मुंगेर के आसपास। तो एक बार गिनती करिए आप। सर शेड्यूल में 8 PM शो हो रही थी क्लास। भाई 8 PM आज तक हुई है क्या? गलत शेड्यूल कर दी होगी, रियली सॉरी। उनकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो हमने बात करी 18 बोलियों की। आप देखोगे कई लेखक कई बोलियों को अन्य अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है। उनके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आता रहेगा जिक्र सबका। यहां पर एक बात समझो, बिहारी में कितनी हो गई आपका? 3। क्या बोलोगे? बिहारी में मगही, भोजपुरी और मैथिली। किस अपभ्रंश का साथी हिस्सा थी मुझे बताएं? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश का। यानी मागधी किस अपभ्रंश से जन्म हुआ? मागधी अपभ्रंश से। पहाड़ी में साथी कितनी बोली हुई आपका? 3।
और पहाड़ी किससे जन्मी है? पहाड़ी साथी किससे जन्मी है? इसमें क्या हो गई, 3 बोली हो गई। पहाड़ी आप कहेंगे भैया ये भी आपका सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है। सौरसेनी अपभ्रंश से। 3 हो गई आपका। कौन सी 3 हुई? गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। राजस्थानी साथी किसमें हमने पढ़ा था? सौरसेनी अपभ्रंश में ही। कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से? जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। एक कह रहा है कि जहां मुंगेर, जहां पर तमंचा मिलता है और नहीं मिलता कहीं। अपने कानपुर की गन फैक्ट्री को भूल रहे हो? आएंगे भाई, कट्टे तमंचे की बात नहीं करनी है, कट्टे तमंचे वाले तुमको पकड़ने हैं। धारा 25 का प्रयोग करके उनको फिर अंदर पहुंचाना है। अब तो चेंज हो जाएगी पर। पूर्वी हिंदी क्या बोलोगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें कितनी? 3। पूर्वी हिंदी भी किसमें? सौरसेनी अपभ्रंश में। और साथ ही आपका पश्चिमी हिंदी में कितनी? सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बांगरू किसका भाग है? बांगरू बोली किसके अंतर्गत आती है? तो लिख देगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ये कितने नाम आए? एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक आपका साथी पहाड़ी, ठीक है, एक राजस्थानी और एक आपका बिहारी। तो ये कुल जो 5 हमने लिखे, जिनके अंतर्गत 8 बोलियां हमने लिखी साथी, तो इन 5 को क्या कहेंगे? कौन बताएगा? ये कहां से आ गया भाई? भोजपुरी का ओ है ये। अच्छा, ये कैसे उठ गया? क्या बोलेंगे जी? तो कहने का मतलब है, अब हम एक नोट बना के लिखेंगे। लिखना साथी। 18 बोलियों को, 18 बोलियों को, बोलियों को 5 उपभाषा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। 5 उपभाषा समूह। अब समझ गए? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी क्या है? ये उपभाषा। भाषा तो हिंदी है, भाषा तो हिंदी है। तो क्या बोलेंगे? आपका 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में रखा जाता है। रखा जाता है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो बताएंगे एक बार। सारे साथी एक बार बोलेंगे। भोजपुरी में नवीन भैया का हाल बा ठीक बा ना? बहुत शानदार, बहुत गजब, ये सही है। आगे आगे बोलेंगे भैया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक दोस्त का बहुत अच्छा प्रश्न आया है, आप भी सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि जी पहाड़ी जो है उसको तो खस अपभ्रंश में रखा जाता है। खस अपभ्रंश की अगर हम साथ बात करते हैं तो वह किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने जब अपने व्याकरण के बाद में हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया तो उनके अनुसार पैदा हुआ। दरअसल में उनकी बात को लोगों ने नकार दिया गया क्योंकि वह एक अच्छे वैयाकरण थे लेकिन अच्छे साहित्यकार नहीं थे। व्याकरण उनकी अच्छी थी, साहित्य उनकी अच्छी नहीं थी। तो बहुत लोग उस मत में नहीं है, लेकिन कई पुस्तकों में फिर भी आपको लिखा मिलेगा खस अपभ्रंश। लेकिन हम उसको क्या बोला मैंने, कि हम उसको रखेंगे आपका, मैंने आपसे कहा कि पहाड़ी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा जाता। पहाड़ी किसके अंदर रख दी हमने? सौरसेनी। तो अगर सौरसेनी विकल्प नहीं आया तो मेरे साथी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि एग्जामिनर सिर्फ एक ही बात को करे। तो आपको याद रख लेना कि खस अपभ्रंश जैसे भी कुछ वर्णन किए गए हैं लेकिन हमने उसका नाम भी नहीं लिया है, ठीक है? तब आप इस बात को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, लेकिन तब जब सौरसेनी जैसा कोई जिक्र नहीं हुआ हो। मैथिली में सर क्या हाल छे बाबू। चलो कोई नहीं, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। सर एक ढूंढाड़ी नाम भी तो आता है साथ ही। ढूंढाड़ी जो बोली होती है वह बड़ी मतलब सीमित है आपका राजस्थान में। तो जयपुरी जो है आपका, जिसको हम जयपुरी कहते हैं, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ही ढूंढाड़ी देखने को मिलती है। इस बात को भी आप अपने कॉपी पे कहीं मार्क करके लिख सकते हैं कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर आपका? ढूंढाड़ी। ये देखिए, ढूं हूं ढाणी कहाँ पर आपका? तो आप कहेंगे भैया वह है हमारा कहाँ पर बोली जाती है? आपका उत्तर होना चाहिए जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जहां पर हमने जयपुरी को लिखा। सर ब्रज बरेली में भी, हाँ जी बोली जाएगी, क्यों नहीं बोली जाएगी?
बिल्कुल बोली जाएगी। आगे आइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सचिन जी क्लास पे ध्यान लगाएंगे सर, मुझे आपसे बात, इस तरह की बातें कोई नहीं करेगा, प्लीज प्लीज। आगे आइए। सर खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दो, अभी बात करेंगे लिपि की साथी। गुस्सा मत, गुस्सा क्यों करूंगा भाई मैं? अभी हम बात करेंगे लिपियों की, अभी हम बात करेंगे। तो बात को समझे कि भाषा का, अब हमने बोला कि हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ? अपभ्रंश का मतलब हुआ साथी कि हमारे कहने का मतलब है कि किसी एक चीज का रूप बिगड़ा। हिंदी थी, हिंदी के बाद में कौन कौन सी? हिंदी के बाद की पहले? तो आप कहेंगे आदि जननी जो संस्कृत है, उससे हिंदी के बहुत सारे शब्द पैदा हुए और वो पैदा होने की तरफ अग्रसर थे, लेकिन बीच में एक रोकथाम लग गई पाली प्राकृत की वजह से। लेकिन पाली प्राकृत का जब बहुत पतन हुआ, बहुत कम हुई वे भाषाएं भारत में प्रयोग की दृष्टि से, तो पुनः जब हिंदी भाषा अपने जन्म की ओर जागी, उसी को हम बोलते अपभ्रंश। यानी कि आप उसको कह सकते हैं एक पुनर्जीवन मिलना हिंदी को। ठीक है, आगे आगे। कोई परेशानी? यहां तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत, भाई प्लीज जो मैं लिख रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि जी किसी गुरुजी ने ये लिखवा दिया है, किसी किताब में ये लिखा हुआ है, वो काम मेरा है। एक बैलेंस बना के, एक बैलेंस बना के आपको ठीक करना है उसको। ठीक है सर, जब आप बोलते थे, हाँ, बहुत शानदार। पिछले साहित्य में सर, हाँ 22 वहां पर गलती की थी मैंने साथी, वहां पर मैंने गलती की थी, उसको मैंने कई बार बोला है। एक तो वहां उसमें गलती थी और एक रचना में गलती है, वहां पर पूरे साहित्य में 2 जगह उसमें गलतियां हैं, वो मैंने बताया था। सर साहित्य को ट्रिक से याद नहीं कर सकते? नहीं भाई साहब ट्रिक की चीज नहीं यार, तुम ग्रेजुएट दोस्त, ग्रेजुएट बच्चे हो, स्नातक हो, तुम ट्रिक की बात करते हो? स्टैटिक जी के थोड़ी है कि ट्रिक बना लेंगे। हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य तमीज से पढ़े भाई थोड़ा। आगे, अब हमारा मुख्य टॉपिक शुरू होता है हिंदी की उत्पत्ति। कितने साथी जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति के बारे में? किस तरह से हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी? इसमें इंडोस और सिंधु 2 शब्दों का बड़ा महत्व है। तो हिंदी की उत्पत्ति को बिल्कुल क्रम से हम जानते हैं, तो इसमें हम जानेंगे आपका कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में बताया जाता है? हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग हिंदी शब्द का भाई, ये नहीं कि हिंदी में लिखा गया है वो, सबसे पहला प्रयोग, पहला प्रयोग निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ है? निशीथ चूर्णी, निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। सबसे पहले जो हिंदी शब्द लिखा हुआ है, कि सबसे प्राचीन सोर्स यही है जहां पर एटलीस्ट हिंदी शब्द लिखा हुआ है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब इस बात पे जिद मत पकड़ लेना कोई, बोले जी नहीं जी हिंदी हिंदी का शब्द है, कभी ऐसी कोई जिद पकड़ लो, फारसी का कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई दिक्कत? हिंदी बोलेंगे राज सिंह यादव जी, बहुत शानदार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। हिंदी शब्द हिमसेल्फ इज फ्रॉम फारसी हिंदी क्या बोलेंगे, किसका शब्द है? आपका फारसी भाषा का शब्द है। और याद रख लेना, फारस क्षेत्र के, फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही, व्यक्तियों ने ही इस हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया। सबसे पहले, सबसे पहले
उच्चारण उच्चारण किया सबसे पहले, जिसमें जिसमें यह नाम नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को जाता है कि उसने सबसे पहले ये नामकरण किया। सबसे पहले किसने? अमीर खुसरो ने। अब साथी यहां पर दो चीजें हमको देखनी है। सिंधु नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ऐसा कोई साथी तो नहीं जिसको सिंधु नदी का नाम ना पता हो। तो यहां पर दो चीजें आएंगी, उनको बहुत ध्यान से आप लोग समझना। एक तो शब्द यादी साथी मैं शुरू करूंगा आपका सिंधु शब्द से। किससे? यहां देखना, किससे? सिंधु शब्द से मैं शुरू करूंगा। और एक शब्द है इंडस। इंडस किसको बोलते हैं जरा बताएंगे? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजा बाबू प्लीज क्लास किया करो भाई ध्यान से। अलंकार कब के हो चुके? अरे सर अलंकार नहीं कराए, ठीक है, नहीं लिखे भाई। तो देखो सिंधु एक क्या है? ये नदी है। और भारत में क्या स्थिति है इसकी अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे भारत में इस क्षेत्र में बहती है जी, पाकिस्तान में। तो भारत में जब ये बहती है, तो जब ये लोग इधर पार करके आए, तो क्या कहा गया हिंदी के विशेषज्ञों के अनुसार कि इनके सै के उच्चारण में दिक्कत थी। सै के उच्चारण में दिक्कत थी, तो इन्होंने सिंधु को क्या कहा? फारसी के लोगों ने, किसकी बात कर रहे हैं? फारसी लोगों। फारसी लोगों ने क्या क्या बोला? सिंधु को इन्होंने कहा हिंदू। क्या बोल दिया? हिंदू। ठीक है, सिंधुओं को क्या बोल दिया इन्होंने? हिंदू। और जो यहां पर कुछ बोलने वाले थे उनको बोल दिया इन्होंने हिंदी का प्रयोग करते हैं। और उस स्थान को नाम दे दिया इन्होंने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं कहा, नहीं तो सै कहने में फिर दिक्कत आती, तो हिंदुस्तान कहा दिया। नहीं तो फिर बोले सै को अगर आपका है बोलते थे तो हिंदुस्तान बोलना चाहिए था फिर तो। या आपका भैया सै को है कह रहे तो हिंदू आपका क्या बोलोगे? हिंदू हतान बोलना चाहिए, तो हिंदुस्तान कहा। आप बोल भी सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, हिंदुस्तान की कसम। इंडस जो शब्द था ये ग्रीक लोग थे, क्योंकि भारत में साथी यूरोपियन भी आए, आक्रमणकारी भी आए। सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूरोपियंस आए, फिर आपका हिंद यवन शासक भारत में आक्रमण करने आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। तो भारत पर ग्रीक लोग भी आए, यूनानी लोग भी आए। अब ये इंडस को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंडस। और वहां पर जो बोलने वाले लोग थे उनको इन्होंने कह दिया, रहने वाले लोगों को, इंडोस। और इंडोस से क्या बनाया इन्होंने? इंडिया शब्द बनाया, इंडिया। ये ग्रीक लोगों की उत्पत्ति है। तो जो ये शब्द हैं हिंदी वाले, हिंदुस्तान वाले और इंडिया वाले, ये किसने बनाए हैं बताएंगे आपका? तो आप कहेंगे भैया इंडस से जन्मा है आपका इंडिया, इसको जन्म दिया अंग्रेजों ने, ग्रीक लोगों ने, यूरोपियंस ने। और हिंदुस्तान या हिंदी को जो जन्म दिया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसको जन्म किसने दिया आपका? तो आप कहेंगे भैया फारसी लोग। तो ये क्रम साथी कभी आप लोगों को भूलना नहीं है, चाहे मैं सिंधु के सापेक्ष बात करूं या आपसे साथी मैं किसकी बात करूं? इंडस की बात करूं, इंडस की। ठीक है, कभी नहीं भूल। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथी? देवनागरी। एक हमारे साथी ने भी पूछा था खरोष्ठी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी तो समझते होंगे ना साथी, जो आप लोग पढ़ते हैं कै खे गे घे अंगा। तो कै लिखना आपको किसने सिखाया? कै लिखना आपको किसने सिखाया? आप कहेंगे क्या लिखना भैया हमको सिखाया है किसने?
देवनागरी लिपि ने कि कै का रूप ऐसा होता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं। याद रख लेना, भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। लिपि का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा। लिपियों को बांटा गया, तो लिपि का मतलब क्या होता है? तो सारे साथियों को पता होना चाहिए, लिपि का मतलब होता है, लिपि का अर्थ होता है साथी, किसी भाषा का किसी भाषा का किसी भाषा का लिखने का तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका, ऐसा नहीं कि कैसा भी लिख दो। लिखने का तरीका, लिखने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लें। भैया हिंदी को हमको तो लिखना हमारी मम्मी ने सिखाया। मी टू मेरे भाई, मुझे आज भी याद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मतलब इक्का दुक्का चीज़ें याद है। लेकिन मुझे अपना बहुत सारा बचपन याद है, एज इट इज, मतलब पिक्चर के साथ में बोलते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे जो लिखना सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझे रेनॉल्ड के पेन से लिखना सिखाया, और रेनॉल्ड के लाल पेन से लिखना सिखाया, और खाने वाली जो कॉपी आती है उसमें लिखना सिखाया। और ऐसे हमारे घर में पीछे अंगीठी थी और सामने चूल्हा था, छत पर ऐसे खुले में। किचन विचन नहीं थी कुछ भी। गांव में मतलब होती होती है लोगों के किचन विचन, हमारे नहीं थी। मतलब उसमें क्या है आपका कि उसमें बीच में बैठ के पटरे पे, मुझे अब भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। और हर रोज उन्होंने शाम को लिखना सिखाया मुझे उस टाइम पे, जब वो काम करने बैठती थी वहाँ। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 3 वर्ग कौन कौन से हैं साथी? यानी किसी भी लिखने का तरीका भारत में जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। और 3 वर्ग साथी कौन कौन से हैं? एक है आपका सिंधु लिपि। सिंधु लिपि, ठीक है। और सिंधु लिपि से मतलब क्या है आपका, जो साथी हमारी हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि से क्या मतलब है? जो भाव चित्रात्मक है। कैसी है साथी? भाव चित्रात्मक। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाई तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया है? हाँ या ना? बोलेंगे भाई, बोलिए। कोई दिक्कत? राजू कुमार जी, सर मेरी मॉम पढ़ी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साथी, उनको नहीं मिले होंगे अवसर पढ़ने के, आप गौरवान्वित कर सकते हैं। ठीक है, होता है कई बार। कई जगह पे मतलब हमारे नाना ये थे कि उन्होंने पढ़ाया, तो ये अच्छी बात है। हमारी मम्मी को, हमारी मम्मी पढ़ी हुई है, मतलब आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई है वो। क्या बोलेंगे? सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, और लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे की बात करते हैं साथी हम सिंधु लिपि की, दूसरी है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं कितना भी। बस ये हमें वो माहौल मिला, हमारे पिताजी भी पोस्ट ग्रेजुएट थे तब, बड़ी बात थी। क्या बोलेंगे? खरोष्ठी लिपि ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। भाई हिंदी कैसे लिखते हैं आप? हिंदी लिखते हैं, देखो ये तो पढ़ी नहीं गई, क्या दाएं और बाएं तो क्या पता चलेगा? कुछ साइन है इसमें, भाव हैं। ये दाएं से बाएं, दाएं से बाएं कौन सी लिखी जाती है? अरबी फारसी भी लिखी जाती है। इसी को हम बोलते हैं खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि। तो गांधार क्षेत्र मैंने महाजनपद पढ़ाते समय आपको बताया था इतिहास में, गांधारी लिपि भी कहते हैं। और गांधार क्षेत्र साथी कहाँ था बताएंगे? जब 16 महाजनपदों की हम बात करते थे कि हिंदुस्तान 16 महाजनपदों में बटा हुआ था,
तो उन 16 महाजनपदों की साथी जब हम बात करते थे, दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की स्थिति से बाहर थे। एक तो कंबोज और एक कौन सा आपका गांधार, जहाँ की गांधारी थी महाभारत में, जहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आज का वर्तमान पाकिस्तान का रावंडी, आपका रावंडी की बोल रहा हूँ, रावलपिंडी जिला है। और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर ही अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से लगती 106 किलोमीटर। तो क्या बोलेंगे, गांधारी लिपि ये कहाँ पर है, इसका प्रभाव? भाई सिंधु लिपि तो सिंधु नदी के आसपास हो गई, पढ़ी ही नहीं गई, जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये अफगानिस्तान से लेकर के मध्य एशिया तक, अफगानिस्तान से इसका जो क्षेत्र है से मध्य एशिया, यानी भैया खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं भी लिखी जाती है। इसीलिए तो इसका प्रभाव किस पर है, उर्दू पर है। और इसी लिपि से जन्मी है आपकी अरबी और फारसी, अरबी और फारसी। और अरबी और फारसी से जन्म हुआ किसका, उर्दू का। तो वो किसका, एक खरोष्टी लिपि का एक भाग है, खरोष्टी लिपि का एक भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? खरोष्टी लिपि के बाद में अगर हम बात करते हैं साथी, आपका तीसरी लिपि जो हमारी हिंदी जिस पर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ये 3 लिपियां भारत में हैं। अब तो हालांकि अंग्रेजी भी है, रोमन लिपि भी है, लेकिन वो भारत का वर्गीकरण नहीं है। देवनागरी लिपि याद रखेंगे। यहां पर हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद प्रसाद सक्सेना के अनुसार, हिंदी के एक लेखक हुए हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार अनुसार क्या कहते हैं ये, कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। जयभट्ट एक राजा थे गुजरात के, जयभट्ट के शिलालेख, यानी उन्होंने जो अपने आदेश दिए तो देवनागरी भाषा का प्रयोग करके लिखवाया, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। द्वारिका प्रसाद सक्सेना इस बात को कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं। वो कहते हैं कि देवनागरी लिपि जो है वो आपका गुप्त वंश के दौरान ही, क्योंकि इसका समय बताया इन्होंने, इसका समय इन्होंने बताया आपका अगर कहें तो 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं, दोबारा लिख दे, 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य थी, ये बताया जो समय है। लेकिन गुप्त वंश आप जानते हैं भारत में कब था, तो गुप्त वंश तो काफी प्राचीन है। अगर हम बोले वो 4वीं शताब्दी का वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य 319 एडी में गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बोल दिया मैंने, चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश तो बहुत प्राचीन है साथी, ठीक है। मौर्य वंश में तो अगर हम बात करें आपका तो 322 बीसी आएगा, 298 पर बिंदुसार। मौर्य वंश तो बहुत पुराना हो गया। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम आपका 4वीं शताब्दी में 319 एडी में बैठा। तो गुप्तों में आपको एक बात देखने को मिलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 एडी में गद्दी पर बैठा, यानी 4वीं शताब्दी के अंत की तरफ, उसको देव नाम से जाना जाता था, देव नाम से वो प्रचलित था। और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को उस समय नागरी कहा जाता था। यानी नगरों में प्रचलित होने की वजह से कुछ लेखक ये मानते हैं कि उसका नाम देवनागरी पड़ा। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान फली फूली, इसीलिए कई जगह पर आपको हिंदी भाषा का अवसर भी कहा जाता है गुप्त वंश को। लेकिन फिर बात आती है कि गुप्तों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो हम देखेंगे संस्कृत थी। तो संस्कृत से हिंदी बनी और इसमें एक समय तो लगा, एक पूरा समय इसमें लगा, एक पूरा युग इसमें लगा, एकदम से तो नहीं बना। तो एक अंतर देखने को कहते कि भाई वहां पर एक अंतर होना चाहिए।
इसीलिए द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का जो कथन है 7वीं से 8वीं शताब्दी, इससे ज्यादातर लोग सहमत हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? भाई क्यों लिख रहे हो, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, कई सारे लोग लिख रहे हैं, वाई 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 वाई, ऐसा क्यों? मत लिखो ना भाई, पढ़ने लिखने से मतलब साक्षर होते। गवर्नमेंट कैसे साक्षर करती है आपको पता है? भारत में लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाया सरकार ने? सारे बुजुर्गों को बुला लिया एक दिन स्कूल में, मुहिम चली, सर्व शिक्षा अभियान, सारे लोगों को स्कूल में बुलाया और सब लोगों से एक दिन बैठा कर अटेंडेंस ले ली और उस दिन उन सबको साक्षर मान लिया गया। बोर्ड पे उसने लिखा ऐसे कि भैया ए बना दो सब, आज ए बना दो सब। जो नहीं आज तक जानते थे उन्होंने बना दिया और वो उस दिन से साक्षर की कैटेगरी में आ गए, उनकी गिनती होगी साक्षर में। ऐसी साक्षरता का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे पढ़ने लिखने का अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो साथ ही बात होती है डिसीजन मेकिंग की। कई बार आप देखेंगे जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं तब भी उनके डिसीजन अच्छे होंगे, बहुत अच्छे डिसीजंस होते हैं। कोई दिक्कत? तो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, खरोष्ठी दाएं से बाएं, कैसी दाएं से बाएं उल्टी, हम तो बाएं से दाएं लिखते हैं ऐसे। ऐसे तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नहीं, ये द्वारका प्रसाद नाम में यही लिखा रहता है ज्यादातर। तो द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका। डॉक्टर द्वारका प्रसाद, लेखन में मेरा नंबर कट जाता। डॉक्टर द्वारका प्रसाद, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो लिपि की बात क्लियर है भैया। तो मैं आपसे पूछूं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ तो आप कह देंगे आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ेंगे सर। फिर आते हैं हम हिंदी साहित्य की ओर, यानी कि हिंदी साहित्य में क्या बोलेंगे, आपका देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। फिर एक आप लोग हेडिंग बनाएंगे, देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में सुधार किस तरह हुए? देवनागरी लिपि में सुधार कैसे? हमेशा एक सुधार की गुंजाइश होती है हर किसी में, मुझ में हमेशा होगी, आप में हमेशा होगी, हर भाषा में, हर जगह एक सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में सुधार क्या हुआ याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने पत्र, नोट करना, बाल गंगाधर तिलक जी ने, पुराने छात्रों का रिवीजन हो रहा है भाई या नहीं? अच्छे से हो रहा होगा। तिलक ने कई बार हम पढ़ चुके हैं, 20 बार हम पढ़ चुके हैं इसको, वो बहुत बेनिफिशियल है, बार बार याद आता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए, किसके लिए? केसरी के लिए छापे खाने में, यानी प्रिंटिंग प्रेस में, छापे खाने में 190 फॉन्ट, फॉन्ट किसको कहते हैं साथी बताएंगे? अक्षर। 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट क्या होता है? अक्षर। तिलक फॉन्ट किस नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा में? जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। आप लोग जो टाइपिंग जानते होंगे वो जानते होंगे, कृतिदेव वगैरह। तो वहां पर क्या है कि कुछ चिन्ह होते हैं भाई, ऐसा नहीं है मात्रा के लिए अलग से लिया होगा एक, इस मात्रा के लिए कहीं पर ओ बनाना है तो ये लिया होगा एक अलग, तो ये दोनों दो रूप में आए होंगे। कहीं ये बनाना होगी मात्रा तो ये लिया होगा, और एक फॉन्ट क्या लिया होगा उन्होंने? औ लिया होगा, ऐसे। तो कहने का मतलब है एक फॉन्ट फिर मात्राओं वाला लिया होगा, बिंदु वाला ले लिया होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने कुल 190 फॉन्ट देखे कि हिंदी को मुझे छापने के लिए, अगर अखबार में कोई बात लिखनी है, पत्रिका में कोई बात लिखनी है, क्या बोलेंगे? अगर पत्रिका में कोई बात लिखनी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नीतू, बहुत शानदार, आगे आएंगे। सर अगर अभिषेक जी कह रहे हैं पिछले नोट्स में कोई करेक्शन है तो वो मैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल कर लो। अगर आपको लगता है ना पिछली कोई डेटा करेक्ट नहीं है या कुछ है, तो सीधी सी बात है मैं उसको सुधार के ही पेश कर रहा हूँ आपके सामने, तो उसको आप
सुधरा हुआ पेश करें साथी, ठीक है, वो करेक्शंस आप जरूर करें। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी साथी को यहाँ तक बोलेंगे एक बार? कोई दिक्कत इस बात में? तो क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में कितने 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट हम कहते हैं। एक साथी का बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ब्राह्मी लिपि कहाँ गई? आशीष कुमार जी, मैं आपको बता देता हूँ साथी। देखो हिंदी में हम जब पढ़ते हैं ना देवनागरी लिपि में सुधार की बात, मैं आपको बताता कि देवनागरी लिपि जो है आपका, इस देवनागरी लिपि के अगर हम पीछे जाएं तो देवनागरी लिपि जो जन्मी है आपका, ये किससे जन्मी है? आप लिख सकते हैं इस बात को कहीं किनारे पर, आशीष भाई लिखना, देवनागरी लिपि का जन्म, यानी मुख्य रूट जो है देवनागरी की भी वो ब्राह्मी लिपि ही है। देवनागरी का जन्म, देवनागरी का जो जन्म हुआ है वो कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बहुत अच्छा आशीष जी ने याद दिलाया यहाँ पर, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और यहां से अब मुझे याद आया, यूपीएसआई में क्वेश्चन भी पूछा गया। आप जो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक अच्छा अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं बता देता हूँ आपको। किनारे पर नोट्स बनाना भाई, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए होगी यहाँ पर। देवनागरी का जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और याद रख लेना, ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां हैं। ब्राह्मी लिपि की, ब्राह्मी लिपि की दो शैली हैं। एक बार थम्स अप करें सारे साथी, इसका नोट बना रहे हैं ना? दो शैली कौन कौन सी हैं साथी? एक शैली तो होती है हमारी उत्तरी शैली। उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से क्या जन्मी है हमारी? उत्तरी शैली से हमारी जन्मी है उत्तर भारत की से देवनागरी। तो हमने यहां से शुरू किया था उसको, क्योंकि हमको हिंदी का जन्म पढ़ना था, इसीलिए हम कहां से शुरू कर रहे थे? यहां से। अब उसके पीछे का रूट मैप मैं आपको बता रहा हूं। उत्तरी शैली, एक शैली होती है साथी हमारी दक्षिणी शैली। कौन सी शैली होती है? दक्षिणी शैली। तो ब्राह्मी लिपि की कितनी शैली हैं? एक दक्षिणी स्टाइल है, एक उत्तरी स्टाइल है। दक्षिणी स्टाइल में साथी आपसे प्रश्न पूछा गया था यहां से, तुलु, तुलु, क्या बोलोगे आप कि तुलु कहां पर बोली जाती है? चिंटू लगा हुआ है क्या? अरे भाई यार, हटाना इसे। इतनी इतनी देर से चिंटू ही लगा हुआ है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्राह्मी लिपि की साथी दो शैली हैं। एक तो आपका उत्तरी शैली होगा देवनागरी जिससे जन्मी है। दक्षिणी से आपका हम बात करते हैं, दक्षिणी शैली से क्या बोलेंगे आपका? एक तो तुलु, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न कि तुलु आपका किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक। तुलु दक्षिणी में। जैसे साथी मलयालम है, मलयालम मुझे बताइए कहां पर बोली जाती है? ये मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही कि द्रविड़ जो दक्षिण की भाषाएं हैं, मलयालम कहां पर बोली जाएगी? केरल में। तेलुगु की बात हम करें आपका, तमिल की बात हम करें साथी, तमिल कहां पर बोली जाएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बोली जाएगी साथी, ठीक है। तेलुगु कहां पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। क्या बोलोगे? आंध्रा क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नड़ की साथी मैं बात करूं आपसे, कन्नड़ कहां पर बोली जाएगी? तो कन्नड़ भैया कर्नाटक में। और इन्हीं भाषाओं को साथी हम क्या कहते हैं? इन्हीं भाषाओं को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं। और दक्षिण भारत से क्या मतलब होता है साथी इसका? द्रविड़ भाषाएं। तो ये बात याद रखेंगे कि देवनागरी किससे जन्मी है? ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। अगर हम बिल्कुल पीछे जाए उसके विस्तार में, और दो शैली आती है उसमें, तो उत्तरी शैली से तो देवनागरी लिपि जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, और एक आपका दक्षिण भारत, क्योंकि हिंदी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको देखना एक शाखा किसकी है? द्रविड़ भाषा की भी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी?
सर आप दिखाई नहीं दे रहे थे, पेन दिख रहा था चलता हुआ। हाँ वो सीन 2 लग गया भाई, इन्होंने सीन 2 लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? अब तो समझ गए ना बात को कि देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि का क्या संबंध है? एक बार थम्स अप करके मुझको बोलें कि समझ में आ गया। तो तिलक फॉन्ट कौन से हैं? जो तिलक जी ने 190 फॉन्ट बोलेंगे। सर कल के कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़ाए, क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, प्लीज सुन भी लो। अरे भाई सचिन कुमार, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो भूल जाओ, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो बस। वो छोड़िए, हिंदी साहित्य में मैं ना जाने क्या क्या आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हिंदी साहित्य अगर हम, एक तो आप यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य पढ़ें तो सीधी सी बात है कि हम आपका 10 दिन 12 दिन नहीं पढ़ सकते, हमको वर्षों पढ़ना पड़ेगा उसे, एटलीस्ट 8 से 9 महीने। यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मतलब है बेसिक साहित्य, और बेसिक साहित्य की समझ आपको होनी चाहिए। अगर आप सोचे कि कुछ छूट गया है तो बिल्कुल छूटेगा भाई, उसका वादा मैं आपसे कर भी नहीं सकता कि मैं आपको संपूर्ण साहित्य पढ़ा दूंगा, नहीं। यूपीएसआई के लिए संपूर्ण साहित्य मैं आपको पढ़ा दूंगा। पिछले वाले नोट्स देखिए, पिछले वाले यूपीएसआई के प्रश्न देखिए, साथ ही आप एक बात का चुनाव करोगे कि जो कहीं नहीं था वो हमारे साहित्य के नोट्स में। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फोकस करना है उस पर, और यहीं से हम कल पढ़ेंगे आगे। तो इतना बस रिवाइज करते रहिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि आपके पास शायद कोई साहित्य की पुस्तक हो सकती है, आपके पास साहित्य के कोई नोट्स हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको वो नोट्स पढ़ाने या वो पुस्तक पढ़ाने नहीं आया हूँ। आपके यूपीएसआई के लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा साथी। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल। थैंक यू।